जब कभी भी इकट्ठे बैठोगे तो वो जिस प्रकार आजकल हम सिविल सर्विसेज में देखते हैं, कोई सिविल सर्विस का अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ जाता है तो वो स्टेट के सिविल सर्विसेज को कहता है तो 2 नंबर का है। यही हालात इस डॉक्टर की लाइन में, और ये सही बात है कि इन बीमारियों को जड़ से खत्म करना है तो हमें शुरुआती तौर पर से ही करना पड़ेगा। बढ़ती हुई जनसंख्या को भी हमने रोकना पड़ेगा, वरना तो ये देश इतनी बड़ी जनसंख्या का बोझ नहीं ढो सकते। क्षेत्रफल के हिसाब से हम उन दुनिया के उन देशों से जिनसे हम नफरत भी कर लेते हैं, विरोध भी कर लेते हैं, पाकिस्तान का भी क्षेत्रफल का अनुपात निकालोगे तो हमारे से कहीं ना कहीं ऊपर चला जाता है। हमारी जनसंख्या ज़्यादा, उनका क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या में हम उनको क्रॉस कर चुके हैं। कैसे जिएंगे? जब कभी बीमार होते हैं सबसे पहले भागते हैं। इस कोविड के टाइम पे देखा होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बनाई हुई ऑक्सीजन के लिए हम धक्के खा रहे थे। और जो कुदरत ने दे दिए पेड़ पौधे, हम उस सिलेंडर के लिए तो भाग रहे हैं, उस सिलेंडर को हम जिंदा नहीं रखना चाहते, लगाना नहीं चाहते जो आपको ऑक्सीजन देता है। यानी हर आदमी की जो जमीन का खेती का काम करता है वो कल्टीवेशन के बाद तेरी उपज कैसे बढ़े, मैंने खाद ज़्यादा डालना है, मैंने पेड़ को भी काटना है, यहाँ भी मैं बिजाई कर दूँ, ये हालात हो गए। अब प्रकृति में तो संतुलन रखना पड़ेगा, और इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर वो सारी उपलब्ध हैं, सारी जड़ी बूटी पेड़ के तौर पर, पौधों के तौर पर, जिनसे ये दवाइयाँ बनती हैं। ये जो दूसरे केमिकल से दवाई बनती है वो भी तो इसी का एक रिजल्ट है। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जो भागता जीवन है इसने सबको बदल के रख दिया। यानी एक एक चीज हम जिसको हम पहले देखते थे, मैंने सर्जरी के अंदर भी इलाज होते देखा है। एक कई साल पहले हमारे एक साथी था जो कुआं खोदते वक्त गिर गया और उसको शरीर में ऐसी इंजरी हुई कि रोहतक मेडिकल कॉलेज वालों ने जवाब दे दिया। वजीर नाम था उसका। उसको 4-5 दिन के बाद यानी लगभग 1000 ग्राम इस प्रकार का रेशा बढ़ जाता था अंदर से टूटने के बाद कि जी हमारा बस की बात नहीं है। और मुझे वो 3 साल के बाद जिंदा मिल गया। मैंने कहा वजीर तो अब तक जिंदा है। तो मैंने उससे पूछा कहाँ इलाज करवाया? बोले डॉक्टर ने सिर्फ एक बात कही थी कि भाई हमारे पास का नहीं है तो गाँव में जाओ, बथुए का साग और छाछ जिसको हम लस्सी बोलते हैं वो लिया कर। मैं उस बथुए के साग से लस्सी से मैं ठीक हो गया। वो बथुआ अब तो हम जहर गिरने लगे, वरना वो चाहे बथुआ है कहीं उसी को, ये जैसे वो तो वैद्य जी बताएंगे, इनके नाम पता नहीं, इन्होंने हमारे साथ भी थोड़ा सा इन्होंने गलत कर रखा है। वैद्यों की मैं एक छोटी बात पर बुराई करना चाहूँगा, जो हम जिन नामों से जानते थे उनका नाम जरूर लिखो उसके आगे। ये उसी का नाम बदल बदल के कुछ लिख देते हैं, हमारे समझ में नहीं आता कि ये वही जड़ी बूटी है क्या, हमें पता नहीं चलता। जब हम खेत में जाते हैं फिर कोई कहे ये तो वही तो है, हम उसको कुछ बोलते हैं, आप लोग उसके शुद्ध हिंदी में कोई संस्कृत भाषा में उसका नाम बदल दिया। जैसे आजकल बाबा रामदेव जी ने खूब बदल रखे हैं, ये नाम अच्छी दवाई है, पर जब जाके पूछते हैं तो ये है क्या, वो बाद में पता चलता है कि ये पत्ता तोड़ा तो नहीं, यही तो है। मैं एक भिवानी में ले क्या गांव है, एक लेडी कैंसर से लास्ट स्टेज पर, डॉक्टर ने जवाब दे दिया 18 किलो वजन रह गया, और कोई एक वैद्य रूपी महाराज आया, वैसे ही कोई बाबा, और उसने 4 पत्ते वही, मुझे नहीं पता वो सफेदे के थे, वो पीपल के पत्ते थे, क्या थे, उसने रगड़ के खा के तो ये 3 दिन खा ले। उसका जूस निकाल लिया, उसकी सारा पेट के अंदर थी, उसके को सारा निकल के बाहर आ गया, और आज वो 80 किलो की है। ठीक है, ये बताओ ना, इलाज करवाया ना करवाया।
लेकिन वही पत्ते जिसको हम ध्यान ही नहीं देते। यानी ऐसे ऐसे इलाज। अब क्योंकि गौ माता के ऊपर कैंसर का आपने रिसर्च किया है, सबसे पहले तो हमारी कौन सी गाय, और वो गाय हैं तो वो क्या देसी गायों में जिसका आपने नाम लिया था, उसको हम चारा कहाँ से ले आएं? क्योंकि केवल जंगल में ही वो गाय मिल सकती हैं। बाकी अगर जहाँ खेती बाड़ी होती है हम तो गाय को बांध लेते हैं, बांधने के बाद पशु नहीं रहता, वो तो एक मशीन है। फिर वो भैंस है या दूसरी गायें जो यूरोपियन कंट्री से आई हैं, उनके सामने अगर आपने 10 किलो दूध लेना है तो 10 किलो के हिसाब से चारा डाल दो, 40 किलो भी लेना है तो 40 किलो का अनाज डाल दो, वो तो एक मशीन है। गाय तो वही है जो न तो कभी रस्सी से बंधी जाती, वो तो 7 फुट की दीवार से कूद जाएगी। उसका दूध ही तो ऑर्गेनिक दूध है, असल दूध तो उसी का है जो अपने हिसाब से चारा लेगी। हम उसको, क्योंकि आज हम कमर्शियल भी हैं, दोनों चीज़ों को देखते हुए कमलकांत जी हमें कोई ऐसे रास्ते बताओ कि हर परिवार उसको ओबे करे, मान के चले। हम जब हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा दारू पर इतना खर्च करते हैं तो हम थोड़ा सा वहाँ पैसा खर्च कर लें, एक गाय भी बांध लें, लेकिन उसको चारा कहाँ से दें, कौन सी गाय और क्या क्या वो दे सकते हैं। उसका गौमूत्र हो या दूध हो या गोबर हो, हम उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सैकड़ों साल पहले तक, 50 साल पहले तक जब भी कोई महिला बच्चे को जन्म देती थी तो हमारे गांव में तो ये आज बड़ा सिस्टम नहीं था, वो उस गोमूत्र और गोबर से ही लीप देती थी फर्श को, वो एंटीबायोटिक था, इन्फेक्शन नहीं होता था। अब आज तो क्योंकि हर चीज़ में जहर है, वो इन्फेक्शन का सबसे पहले खतरा हो जाता है। लेकिन उस ओरिजिनल चीज़ को लाने के लिए हम करें तो क्या करें? ये जो आप किताब लिखते हो उसमें उसका वर्णन जरूर हो, उसका वर्णन जरूर हो। अब हम गौमूत्र भी जाते हैं तो गौशालाएं बहुत हैं, लेकिन उन गौशालाओं में वो गौशाला का मालिक कौन सी गाय की बछड़ी का या गाय का गौमूत्र से शोध करके देगा, पता ही नहीं चल पा रहा, क्योंकि आजकल हर जगह ये कई प्रकार की गौशालाएं होगी। उसने कौन सा चारा दिया, किस बछड़ी का, हमारे पास गौमूत्र का वो गौमूत्र बना के दिया। एक गौशाला कैलाश जी अपना जो ये पालनी से पश्चिम की तरफ जाओ, राजस्थान में एक गौशाला है। ये जो हमारी गौशाला है ना, ये महेंद्रगढ़ के आखिरी गांव की है। ना माधोगढ़ नहीं, नहीं माधोगढ़ जड़वा नहीं। आप जहाँ बैठे हो गांव है, वहां से सीधा पश्चिम की तरफ। हाँ, वो देखिए गौशाला। मैं हैरान रह गया उस गौशाला की बात सुन के, क्योंकि उसके पड़ोस में हमने 2 बार दूसरी गौशाला को पैसा दिया। वो बाहर से पैसा नहीं लेते, और वो जो सारा गांव है उसका 100% परिवार, बच्चे स्कूल में जाने से पहले सही 4 बजे उस गौशाला में आए, सही 4 बजे, और 2 घंटे वहाँ काम करेंगे, वहीं दूध पिएंगे, दूध निकालेंगे, गौ की सेवा करेंगे। वही यानी उन्होंने जितनी भी 300-400 जो उनकी गाय हैं देसी नस्ल की, किसी से कुछ लेना नहीं। और उस गांव में मैं मानता हूं कि बीमारी नाम की भी कोई चीज़ नहीं। और सबसे ज़्यादा सर्विस में जाते हैं वहाँ के लड़के, क्योंकि उनकी भावना